चलिए बाबा, अब हम करेंगे रिवीजन फॉर आवर चैप्टर ऑफ रिटर्न। सर रिटर्न चैप्टर का क्विक लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने जीएसटी सीखना चालू किया था गुड्स एंड सर्विस से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सर सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट होगा। सर इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रा पे सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आपने जो एक बार वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, अब आप टैक्स इनवॉइस रेज करोगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। ठीक है सर। अब टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, उसके बाद क्या होगा सर, एक बार जो आपने टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रेज कर दिया, अब आप अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, गुड्स भेज दोगे विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। अब सर क्या होगा, अब आपका लायबिलिटी टू पे जीएसटी आ जाएगा। लायबिलिटी आता है ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई, लायबिलिटी आ गया। आप अपना इनपुट टैक्स रेट यूज करोगे, रिमेनिंग अमाउंट का आप पेमेंट कर दोगे। और सर इतना लायबिलिटी था, इतना इनपुट यूज किया, इतना पेमेंट किया, ये सारा डिटेल गवर्नमेंट को बताओगे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न्स का चैप्टर। रिटर्न का चैप्टर सेक्शन नंबर 37 से चालू होके सेक्शन नंबर 48 तक जाता है, जो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में बताता है। चलिए शुरू करते हैं अपना रिटर्न्स का चैप्टर। आ जाइए, रिटर्न के चैप्टर में अगर आप देखोगे, जब जब एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सर जब आप लायबल हो गए, समझ लीजिए मैं 15 जनवरी को लायबल हो गया, तो मुझे मिलता है 1 महीने का टाइम टू गो एंड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 महीना से पहले ही 1 फरवरी को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए और मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया, तो दिस रजिस्ट्रेशन, तो सर जब भी 1 महीना खत्म हो रहा है, जब भी 15 जनवरी से बेसिकली अगर आप देखोगे 30 डेज आपको कैलकुलेट करने हैं। सर आपने यहां अप्लाई कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन को इफेक्टिव कराया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल। ठीक है सर। अब मैं जब यहां पे लायबल रजिस्ट्रेशन को इफेक्टिव कराया गया फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, तो यहां से लेके यहां तक सर जो भी मैंने सप्लाई किए थे उसके लिए मुझे 1 मंथ में इशू करना होता है रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सारे रिवाइज टैक्स इनवॉइस को आपको दिखाना पड़ेगा अपने एक रिटर्न में, जिसका नाम है फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन नंबर 40 बोलता है फर्स्ट रिटर्न के बारे में। और सर ये जो सप्लाईज हुए बिटवीन द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल एंड टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सप्लाई आपको दिखाने पड़ते हैं अपना फर्स्ट रिटर्न में। सर इसके लिए रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कीजिए और अपने फर्स्ट रिटर्न में सारे सप्लाईज को दिखा दीजिए। ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन को क्रेडिट वगैरह मिल जाए। उसके बाद अब आपके रेगुलर रिटर्न चालू हो जाते हैं। रेगुलर रिटर्न में पहला आता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 जीएसटीआर 1 की बात करता है। जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होता है, रिटर्न नहीं होता, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट ऑफ योर आउटवर्ड सप्लाई होता है। सर जीएसटीआर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखिए ये एप्लीकेबल होता है एक रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनआरटीपी, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, ओआईडीएआर। इन लोगों को बेसिकली सेक्शन नंबर 37 में जो जीएसटीआर 1 होता है ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 38 जीएसटीआर 2 की बात करता था। जीएसटीआर 2 तो अब एलिमिनेट हो गया, जीएसटीआर 2A 2B आ गया है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 39 जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न होता है, जीएसटीआर 3B 4 5 वगैरह की बात करता है। अब सर मैं रेगुलर रिटर्न अपना जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B फाइल करा था। जैसे एक ईयर खत्म हो जाता है, आफ्टर द ईयर एंड बाय 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे ईयर खत्म हुआ उसका बाय 31 दिसंबर तक आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है। जीएसटीआर 9A कॉम्पोजिशन डीलर के लिए होता है। अलोंग विद एनुअल रिटर्न आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ता है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस है। एक बात याद रखिएगा, फॉर द ईयर 17-18, 18-19, 19-20 वैसे तो एनुअल रिटर्न हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ता है, लेकिन फॉर द ईयर 17-18, 18-19, 19-20 अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीस है, तो आपको एनुअल रिटर्न से बोला गया था एनुअल रिटर्न ऑप्शनल है, फाइल करना है कर देना, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद फॉर द ईयर 2021, 21-22 अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो सर आपको एग्जाम कर दिया गया था। तो अगर आप बेसिकली देखोगे 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 तक गवर्नमेंट ने अभी इस साल के लिए भी आ गया है, लेकिन आपको इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सर बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है,
फॉर एवरी ईयर अप टू 2 करोड़ रुपीस जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है, उनको बोल देता है एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना। सर अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो एनुअल रिटर्न तो फाइल करोगे ही, प्लस आपको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और ये जो एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हैं जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहा है बाय द C&AG और ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर देयर लॉ, मतलब वो रेस्पेक्टिव लॉ के अंडर अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट करके ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उस केस में एनुअल रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट आपको एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप एक डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हैं। उसके बाद सर अब हर साल मंथली रिटर्न फाइल कर रहा हूं, एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं तंग आ गया हूं जीएसटी से, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, अगर आपने कैंसिलेशन अप्लाई किया है, कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चालू रहेगा जब कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा, डेट ऑफ कैंसिलेशन से या डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आए यहां से, कैंसिलेशन कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली, तो बेटा जिस दिन विच एवर इज लेटर के डेट से आपको 3 महीने में फाइल करना पड़ता है। क्या सर? आपको 3 महीने में फाइल करना पड़ेगा एक बाय रिटर्न, जिसे हम फाइनल रिटर्न बोलते हैं, जो GSTR 10 में जाएगा। और GSTR 10 में जब आप फाइनल रिटर्न फाइल करोगे तो सेक्शन नंबर 29(5) जो आपको बोलता था इनपुट के ऊपर जो भी टैक्स पेएबल है, सर याद आ रहा है जो इनपुट आपके पास पड़े हुए हैं? सर मैं आपको सेक्शन नंबर 29(5) एक बार दिखाना चाहूंगा अपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि सर सेक्शन नंबर 29(5) बोलता है जो भी इनपुट आपके स्टॉक में है, सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी है, उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपने कर दिया था जब आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था तो फिर से नहीं करना है, अदरवाइज टैक्स का पेमेंट कीजिए, जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है पे कर दो और उसके बाद अपना बाय रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है? अब सुनिए, अब सर यहां पे गवर्नमेंट ने एक तो होता है नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन क्या फाइल करता है? GSTR 1 फाइल करता है, मैंने यहां पे लिखा है। अगर आप एक सप्लायर हैं सर जो नॉन QRMP, मतलब आप QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में नहीं, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, तो सर नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन क्या रिटर्न फाइल करते हैं? वो GSTR 1 फाइल करते हैं, जो डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई होता है, उसमें अपना इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वगैरह दिखा देते हैं। ठीक है सर, GSTR 1 मंथली फाइल करेंगे बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो सर हर एक मंथ के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे समझ लीजिए मैं अप्रैल, मई, जून की बात बोल रहा हूं, मैं GSTR 1 फाइल करूंगा बाय 11th ऑफ मई फाइल करूंगा। ठीक है, उसके बाद GSTR 1 बाय 11th फाइल करूंगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, 11 अप्रैल मंथ का GSTR 1 फाइल किया, फिर मैं पे करूंगा अपना टैक्स जो भी है और उसके बाद अपना GSTR 3 भी फाइल कर दूंगा। तो सर GSTR 1 जब मैं फाइल करूंगा, मैं सप्लायर हूं, मैं GSTR 1 फाइल करूंगा, रिसिपिएंट को GSTR 2B में डिटेल चली जाएंगी, GSTR 2A में जाएंगी, 2A से 2B क्रिएट होगा और 2B के बेसिस पे वो क्रेडिट ले लेगा। ठीक है सर, तो GSTR 2A में डिटेल जाएंगी और 2A के बेसिस पे 2B क्रिएट होगा और रिसिपिएंट क्रेडिट ले लेगा। ठीक है सर, ऐसा हर महीना होगा। हर महीना मैं क्या करूंगा, GSTR 1 फाइल करूंगा, GSTR 1 बाय नेक्स्ट मंथ 11 तक फाइल कर दूंगा, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, और उसके बाद मैं अपना टैक्स पे कर दूंगा और GSTR 3 भी फाइल कर दूंगा, GSTR 3 भी फाइल कर दूंगा। GSTR 1 जो फाइल किया है उसके बेसिस पे 2A 2B क्रिएट होगा और सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। सर जून मंथ के लिए क्या करूंगा, हर महीना आप ऐसे ही करने वाले हो, आप GSTR 1 फाइल करोगे बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, इस महीना जून मंथ का मैं कब फाइल करूंगा, जुलाई के 11 तक। सर उसके बाद पे करूंगा अपना टैक्स और रिटर्न फाइल कर दूंगा GSTR 3B। GSTR 3B का ड्यू डेट होता है बाय 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब आप GSTR 1 फाइल करोगे वो GSTR 2A में जाएगा और 2B क्रिएट हो जाएगा और रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, ये तो होता है अगर आप मंथली रिटर्न में हो। मंथली रिटर्न में सर मतलब आप GSTR 1 फाइल करोगे, सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, उसके बाद टैक्स पे करते हुए GSTR 3B फाइल करोगे। हर महीना का नेक्स्ट मंथ तक 11 तक आप GSTR 1 फाइल करते हो और GSTR 3B बाय 20th फाइल करते हो। और सर जब GSTR 1 फाइल करते हो सामने का 2A में जाएगा और उससे 2B क्रिएट होगा और 2B के बेसिस पे सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट मिल जाएगा। GSTR 2B 14th को क्रिएट होता है, तो आप 20th को जब रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आउटवर्ड सप्लाई दिखाइए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके GSTR 2B में है उसको ले लीजिए और रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करते हुए GSTR 3B 20th को फाइल कर दीजिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया QRMP स्कीम। QRMP स्कीम मतलब लोगों ने बोला सर क्या ये GSTR 1 GSTR 3B GSTR 1 GSTR 3B हर महीना लगा रखा है, सर कोई क्वार्टरली रिटर्न बताइए ना सर, क्वार्टरली पूरे क्वार्टर के लिए एक ही GSTR 1 फाइल कर लेंगे, एक ही GSTR 3B फाइल कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला चल ठीक है, अगर तू एक छोटा व्यक्ति है जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, समझ लीजिए मैं 2021 का ईयर ले रहा हूं, अगर तू एक रजिस्टर्ड पर्सन है
एक्सेप्ट OIDR जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उनको छोड़ के दे आर नॉट एलिजिबल फॉर QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने। अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ रुपीस तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इन द करंट ईयर। ठीक है, अगर मैं करंट ईयर में एलिजिबल हो गया तो ऑप्शन GSTIN वाइज ले सकता हूं। GSTIN वाइज मतलब सर आप हर एक GSTN को या तो QRMP स्कीम में भी रख सकते हो, नॉन QRMP स्कीम में भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि पैन वाइज होता है, GSTIN वाइज होता है। मैंने अगर 3 GSTIN है, एक QRMP में है, 2 नॉन QRMP में है, चलेगा। ठीक है सर, उसके बाद एक बार जो ऑप्शन ले लिया वो कंटिन्यू होता रहेगा अनलेस यू गो अहेड एंड रिवाइज। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ रुपीस था तो करंट ईयर में मैं QRMP स्कीम में आ गया। अब QRMP स्कीम में क्या होता है मैं आपको बोलता हूं। देखिए QRMP स्कीम में बेसिकली क्या होगा, आप GSTR1 हर दिन फाइल मत कीजिए, पूरे क्वार्टर का अप्रैल मई जून का एक ही GSTR1 लगेगा। ठीक है सर, उसके बाद GSTR3 भी हर एक मंथ में आप फाइल मत कीजिए, पूरे क्वार्टर का एक ही GSTR3 भी आपको फाइल करना है। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे GSTR1 एंड GSTR3 भी क्वार्टरली फाइल करोगे, लेकिन पेमेंट तो हर महीना करना है। पे द टैक्स एंड पे द टैक्स तो हर महीना करना है। ठीक है सर, अब सर अगर मैं GSTR1 फाइल नहीं करूंगा पहले 2 महीने के लिए तो सामने वालों को क्रेडिट कैसे मिलेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दिया कि पहले 2 महीना आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो डिटेल्स आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस से डालोगे उसका सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, और बाद में तो आप GSTR1 फाइल करोगे तो जितने सारे इनवॉइसेस बचे हुए हैं जिसका सामने वाले को आपने क्रेडिट पास ऑन नहीं किया या B2C इनवॉइसेस थे वो GSTR1 फाइल करने के समय फर्निश कर देना। ठीक है सर, GSTR3 भी फाइल नहीं कर रहे हो लेकिन पे करना पड़ेगा टैक्स, आपको टैक्स तो पे करना पड़ेगा हर एक मंथ, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर लो, GSTR1 हो चाहे GSTR3 भी हो, क्वार्टरली फाइल कर लो, लेकिन पेमेंट ऑफ द टैक्स शुड बी मेड मंथली। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और सर GSTR1 अप्रैल और मई के लिए फाइल नहीं करूंगा, पूरा अप्रैल मई जून के लिए एक GSTR1 फाइल करूंगा। यहां पे GSTR1 का ड्यू डेट जो है वो 13th कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ फाइलिंग ऑन 11। आपको यहां पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी अगर यूज करना है या GSTR1 फाइल करना है उसके लिए 13th का ड्यू डेट हो गया है। और पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए पहले आप जब GSTR3 भी फाइल करते थे तब टैक्स पे करते थे, अभी पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ डेट दे दिया गया है। और GSTR3B के लिए जो डेट दिया गया है वो 22nd और 24th ऑफ द क्वार्टर खत्म होने के बाद 22nd और 24th का ड्यू डेट रहेगा जब आपको GSTR3B फाइल करना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। देखिए, तो अगर मैं QRMP स्कीम में जाता हूं पूरे क्वार्टर के लिए मैं एलिजिबल हूं, हाँ, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ रुपीस। तो सर अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है तो आप करंट ईयर में QRMP स्कीम ले सकते हो। हर एक क्वार्टर देखिए, यहां तक आपने पहले क्वार्टर के लिए आप फाइल करोगे GSTR1 भी एक ही और GSTR3B भी एक ही। ठीक है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर आएगा। जुलाई अगस्त सितंबर में ये ड्रॉप हो गए नीचे, इसको थोड़ा ऊपर पिक कर लीजिएगा। एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल की जगह ये एलिजिबल है। ठीक है, तो सर हाँ एलिजिबल है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर था यहां आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया। बेटा अगर इस क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हुआ है तो आप नेक्स्ट क्वार्टर से इनएलिजिबल हो जाओगे, इस क्वार्टर में तो आप एलिजिबल ही रहोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अब नेक्स्ट क्वार्टर का नेक्स्ट ईयर का अगर देखें क्या मैं एलिजिबल हूं, नहीं है, क्योंकि इस ईयर में आपका टर्नओवर ऑलरेडी 5 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो सर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन किसके पास है? जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप QRMP स्कीम में जाना चाहो आप जा सकते हो, बिटवीन द ईयर जाना चाहो जा सकते हो। तो समझ लीजिए मुझे अगर अप्रैल मई और जून वाले क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम लेना है तो बेटा याद रखिएगा क्वार्टर स्टार्ट होने के 2 महीना पहले और क्वार्टर स्टार्ट होने के 1 महीने तक आप QRMP स्कीम के लिए ऑनलाइन जाके ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। तो सर 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम होगा। अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर है उसके लिए आप QRMP स्कीम में जा सकते हो, जहां पे आपको क्वार्टरली रिटर्न लगाने हैं, बस पेमेंट हर महीना करना है। टाइम लिमिट टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम इज 2 months प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर, और क्वार्टर स्टार्ट होने के 1 महीने तक आप QRMP स्कीम में रह सकते हो, QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन बात याद रखिएगा, जब भी ऑप्ट करने जाओगे QRMP स्कीम में तो सर आपका जितना भी रिटर्न ड्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन
आपको सारे रिटर्न लगाने हैं, उसी के बाद आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए, अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर आप क्यूआरएमपी नॉन क्यूआरएमपी पर्सन हो तो सर आप क्या करोगे, जीएसटीआर 1 लगाओगे, सामने वाले को 2A 2B में क्रेडिट मिलेगा। जीएसटीआर 1 लगाओगे, सामने वाले को 2A 2B में क्रेडिट मिलेगा। जीएसटीआर 1 लगाओगे, सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा। फिर टैक्स पेमेंट करते रहोगे हर महीना और रिटर्न फाइल करते रहोगे जीएसटीआर 3B। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन अगर मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाता हूं तो मैं यहां जीएसटीआर 1 यहां जीएसटीआर 1 नहीं लगाऊंगा, यहां जीएसटीआर 3B यहां जीएसटीआर 3B नहीं लगाऊंगा। पूरे क्वार्टर के लिए एक जीएसटीआर 1 एक जीएसटीआर 3B। अब सुनिए, नॉर्मली जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट होता है 20th, लेकिन क्यूआरएमपी स्कीम वाले पर्सन के लिए लोअर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए 22nd ड्यू डेट होता है। अपर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए आपको स्टेट्स याद नहीं रखनी है, 24th ड्यू डेट होता है। ठीक है सर, पे टैक्स करने का 25th ड्यू डेट होता है, 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन सर जनरली 25th होता है, यहां भी 25th होता है, लेकिन ये आपका 25th नहीं होता। जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तभी टैक्स पे कर दोगे। उसके बाद जीएसटीआर 1 सर 11th ड्यू डेट नहीं रहेगा, इधर ड्यू डेट 13th हो जाता है। ठीक है सर, जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो जाता है। और यहां क्योंकि आपको क्रेडिट पास ऑन करना है, इसको क्रेडिट कैसे पास ऑन करोगे, तो आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दे दिया जाता है, ताकि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो अमाउंट डालोगे तो सामने वाले के पास क्रेडिट चला जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर आपने बता दिया क्रेडिट कैसे पास ऑन करना है, आपने बता दिया पेमेंट का ड्यू डेट, आपने बता दिया कि सर जीएसटीआर 3B एक ही बार फाइल होगा पूरे क्वार्टर के लिए। अब ये जो पेमेंट करना है ना सर, ये जो पेमेंट करना है, ये पेमेंट कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने यहां पे देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में जाओगे तो पहले आपको बात याद रखना है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल अप टू 5 करोड़ है तो आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा सकते हो। जीएसटीआर 3B क्वार्टरली एक बार फाइल करना है, क्वार्टर खत्म होने के बाद 22nd लोअर पार्ट ऑफ इंडिया, 24th फॉर द अपर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्रैल मई एंड जून का एग्जांपल मैंने लिया है। अप्रैल में आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके क्रेडिट पास ऑन करोगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके क्रेडिट पास ऑन करोगे और पूरे क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। इसके लिए ड्यू डेट हमेशा 13th हो जाता है। और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है वो एक ऑप्शनल फैसिलिटी है टू फर्निश B2B इनवॉइसेस, ताकि सामने वाले को क्रेडिट दे दो। अगर मेरा सामने वाले को क्रेडिट नहीं चाहिए, वो बोलता है पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद क्रेडिट पास ऑन कर देना चलेगा, तो कोई बात नहीं, आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज मत कीजिए। आप एक ही बार में सारे इनवॉइसेस जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तब भी फर्निश कर सकते हो। ठीक है, अब अप्रैल में मैं अगर B2B इनवॉइसेस, मई में मैं B2B इनवॉइसेस फर्निश करूंगा तो मैक्सिमम इनवॉइस वैल्यू जो मैं फर्निश कर सकता हूं वो होता है अप टू 50 लाख रुपीस। और जून मंथ में, जब जून मंथ खत्म होने के बाद जब मैं जीएसटीआर 3B लगाऊंगा तो जो बाकी बचे जून मंथ के B2B एंड B2C इनवॉइसेस, अप्रैल एंड मई के जो भी B2C इनवॉइसेस है प्लस B2B के अगर कोई इनवॉइसेस बचे हुए थे वो भी दिखा दूंगा। और सर जैसे ही मैं जीएसटीआर यहां आईएफएफ में दिखाता हूं, सामने वाले के 2A में जाके 2B क्रिएट हो जाता है, सामने वाले के 2A में जाके 2B क्रिएट हो जाता है, सामने वाले के 2A में जाके 2B क्रिएट हो जाता है और सामने वाला 2B के बेसिस पे क्रेडिट ले सकता है। 2B का क्रिएशन डेट यहां पे मैंने बोल दिया है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सर अगर मैं इनवॉइस फर्निशिंग, अगर मैं क्वार्टरली रिटर्न में जाता हूं तो पहले मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्रेडिट मिल जाएगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्रेडिट मिल जाएगा और फिर पूरे क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 1 और सामने वाले को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, उसमें कोई इशू नहीं है। अब सर मुझे पेमेंट करना है और आईएफएफ और जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट 13th है। अब जब मुझे पेमेंट करना है तो इन्होंने बोला कि सर पेमेंट तो आपको मंथली करना है, जीएसटीआर 3B हो सकता है आप एक बार पूरे क्वार्टर के लिए फाइल कर देना, लेकिन पेमेंट हर मंथ करना है। अब पेमेंट कैसे होगा, तो यहां पे बोला है प्रोसीजर पोस्ट ऑप्टिंग क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट जब आपको करना है तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक फिक्स सम मेथड होगा, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड होगा। फिक्स सम मेथड बोलता है कि सर आपको अप्रैल मंथ का पेमेंट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मई मंथ का पेमेंट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जून मंथ का पेमेंट जब आप डिफरेंशियल पेमेंट कर दोगे 22nd और 24th को जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करोगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मंथली पेमेंट करना है आपको और यहां पे जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे तब बचा हुआ पेमेंट करना है। अब सर फिक्स सम मेथड बोलता है कि आपको एक काम करना है, अगर प्रीवियस क्वार्टर में भी आप क्यूआरएमपी स्कीम में थे तो प्रीवियस क्वार्टर में जितना भी आपने ई कैश लेजर यूज करके पे किया था, समझ लीजिए आपने प्रीवियस क्वार्टर में 1 लाख रुपया पे किया था थ्रू योर ई कैश लेजर, तो आप प्रीवियस क्वार्टर का पहला जब अप्रैल में पेमेंट करोगे, फिर मई में पेमेंट करोगे और जून में पेमेंट करोगे, तो प्रीवियस क्वार्टर का 35% ऑफ द जीएसटी पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर, 35% ऑफ द जीएसटी पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर यूजिंग योर कैश लेजर जो आपने पेमेंट किया था
उस अमाउंट को अब आपको पे करना है। और जब आप वो अमाउंट पे करने वाले हो, अपना ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर को अभी देख लीजिएगा। अगर उतना अमाउंट आपके ई कैश और ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है तो आपको वो 35% अमाउंट पे नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जनवरी से मार्च का क्वार्टर में आपने अगर पे कर रखा होगा 1 लाख रुपए, तो अप्रैल मंथ के लिए आपको 35,000, मई मंथ के लिए 35,000 एंड जून मंथ खत्म होने के बाद जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, जो पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन कीजिए आप कि इतना आउटपुट बनता है, इतना इनपुट बनता है, सेट ऑफ करके बैलेंस पेमेंट कर देना। यही इन्होंने बोला है डिफरेंशियल पेमेंट, नो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन एनी टैक्स अनपेड और शॉर्ट पेड, इंटरेस्ट एट द रेट 18% इफ डिफरेंशियल इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है अगर आपने ड्यू डेट्स को फॉलो करते हुए पेमेंट किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप 35% कैलकुलेट कर लेते हो, आपको 35% का पेमेंट करने से पहले अपने ई कैश ई क्रेडिट लेजर देखना है। अगर उसमें बैलेंस है तो वो भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद जब आपने प्रीवियस क्वार्टर में जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल किया था, अगर मैंने प्रीवियस क्वार्टर में जीएसटीआर 3B मंथली फाइल कर रखा था तो समझ लीजिए मार्च मंथ में मैंने 50,000 रुपए पेमेंट कर रखे थे, तो अप्रैल में भी 50, मई में भी 50,000 एंड सर बाद में जब जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा तो डिफरेंशियल पेमेंट कर दूंगा। तो फिक्स सब मेथड में बोला जा रहा है, अगर रिटर्न आपने जो प्रीवियस मंथ में फाइल की थी वो मंथली रिटर्न थी और आप नए हो क्यूआरएमपी स्कीम में, तो प्रीवियस मंथ में जो आपने पेमेंट किया था उतना पेमेंट 100% ऑफ द जीएसटी पेड, 100% ऑफ द जीएसटी पेड। और जब जीएसटीआर 3B फाइल करोगे, एक्चुअल आउटपुट टैक्स, एक्चुअल इनपुट टैक्स को माइनस करते हुए डिफरेंशियल का पेमेंट कर देना। इसी का एग्जांपल मैंने यहां दिया है। समझ लीजिए आपने प्रीवियस क्वार्टर में पे किया था इतना अमाउंट, अब अप्रैल और मई में जब आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो कितना पे करोगे, इसका 35%, 35%, 35% एंड 35% आप पे कर देना। समझ लीजिए आपने लास्ट क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न नहीं लिया था, मंथली पेमेंट में पे किया था, तो आपने लास्ट मंथ में जो पे किया था उतना ही 100% पेमेंट आप कर देना इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। दैट्स इट सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक मेथड आता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सर गवर्नमेंट बोलते हैं, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट को, सर क्या ये मेथड है 35% बैलेंस, 100% बैलेंस, मुझे नहीं चाहिए ये। मैं एक्चुअल अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, एक्चुअल इनपुट टैक्स रेट कैलकुलेट करूंगा और बैलेंस पेमेंट करूंगा एक्चुअल लायबिलिटी का। गवर्नमेंट बोलता है कर ले बेटा, लेकिन जब तू जीएसटीआर 3B लास्ट में फाइल करेगा, अगर ऐसा हुआ कि तूने एक्चुअल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हुए कुछ कम पे किया था, तो याद रखना तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही बोला गया है, इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑन एनी टैक्स अनपेड और शॉर्ट पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, तो मैंने आपको जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B क्वार्टरली के बारे में भी बता दिया। ठीक है सर। अब सुनिए, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटीआर 1 फाइल करता है या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करता है अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम में है, सामने वाले के जीएसटीआर 2A में चला जाता है। नॉर्मल एनआरटीपी जीएसटीआर फाइल करता है, सामने वाले के जीएसटीआर 2A में चला जाता है। आईएसडी जीएसटीआर 6 सर सामने वाले के 2A में जाता है। टीडीएस डिडक्टर टीसीएस कलेक्टर जीएसटीआर 7 एंड 8 सामने वाले के 2A में चला जाता है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आप कर रहे हो तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। एससीजेड से डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सप्लाई हो रहा है तब भी बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है और वो क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2A में आ जाता है। जीएसटीआर 2A में जो भी अमाउंट्स आते हैं वो उससे आपका जीएसटीआर 2B बनता है। लेकिन जीएसटीआर 2B जब बनता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल होता है, जिसमें आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो लोगों ने जीएसटीआर 1 इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल किया था, जीएसटीआर 5, 6 इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो इनवॉइसेस का डिटेल आएगा। ये देखिए, ये जो बेसिकली आपका यहाँ पे ये जो टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट होता है, ये जीएसटीआर 2B में नहीं आता क्योंकि ये ई कैश लेजर का अमाउंट होता है, ये आपके ई कैश लेजर में चला जाता है। इसका डिटेल आईटीसी लेजर में नहीं आता। ठीक है, इसका डिटेल आईटीसी डिटेल्स में नहीं आता। उसके बाद अगर आपने आईजीएसटी पे किया था ऑन इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स या एससीजेड से जब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में सप्लाई हुआ था, जो आपने आईजीएसटी पे किया था उसका आपको क्रेडिट जीएसटीआर 2B में मिल जाएगा। 2B में जो क्रेडिट आया उसको आप यूज कीजिए और बैलेंस अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप राइट साइड में देखोगे, इधर लिखा हुआ है केसेस व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग डिटेल इन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। कब आपका जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। नंबर 1, अगर आपने जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, रजिस्टर्ड पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 इफ जीएसटीआर 3B इज नॉट फर्निश्ड फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। समझ लीजिए, मैं इधर लिखता हूं अप्रैल मंथ,
और मैं इधर लिखता हूं मे मंथ। अगर आपने GSTR1 यहां फाइल किया लेकिन आपने GSTR3 भी फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट बोलता है नालायक, नेक्स्ट GSTR1 तेरा ब्लॉक हो जाएगा। यही यहां पे बोला गया है। आप उसके बाद सेकेंड यहां पे बोला है, अगर आप एक ऐसा पर्सन है जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है और आपने QRMP स्कीम ले रखा है, तो यू विल नॉट बी अलाउड टू फंड GSTR1 या IFF इफ यू हैव नॉट फाइल्ड GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स क्वार्टर, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। मतलब अगर समझ लीजिए अप्रैल, मई एंड जून आपने क्या किया, अपना GSTR1 फाइल किया। यहां पे अप्रैल में आपने क्या किया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज किया, क्रेडिट पास ऑन कर दिया। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज किया, क्रेडिट पास ऑन कर दिया। GSTR1 फाइल किया, क्रेडिट पास ऑन कर दिया। जब GSTR3 फाइल करने का टाइम आया, नहीं फाइल किया, तो याद रखिएगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आपको IFF भी ब्लॉक हो जाएगा और GSTR1 भी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहां पे बोला है कि GSTR1 आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रूल नंबर 88C1 में जो इंटीमेशन भेजा जाता है। बेटा रूल नंबर 88C अगर आप देखोगे वो यहां पे दिया हुआ है। देखिए यहां पे लिखा हुआ था कि सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में मैंने आपको रिवाइज कराया था कि सर मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंसेस इन GSTR1 एंड GSTR3B। अगर आपका GSTR1 और GSTR3B में कोई डिफरेंस होता है, समझ लीजिए आपने एक क्वार्टर में, एक मंथ में या क्वार्टर में आपने GSTR1 GSTR3B फाइल किया। GSTR1 में दिखाया 1 करोड़ का सेल, 18 लाख का लायबिलिटी, सामने वाले को 18 लाख का क्रेडिट पास ऑन कर दिया। GSTR3B फाइल करने के समय दिखाया 1 लाख का सेल, 18,000 का GST। गवर्नमेंट बोलेगा नालायक, अगर तूने ऐसा किया था तो तुझे एक इंटीमेशन भेजा जाएगा where the taxable person where the tax payable by the registered person in GSTR1 or IFF exceed the tax payable in GSTR3B by such amount and percentage as may be recommended by the council, the registered person will be intimated of such difference in part A of GST DRC 01B। आपको इंटीमेट किया जाएगा ऑन द पोर्टल और एक कॉपी भी भेजा जाएगा आपके मेल पे, हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन योर GSTR1 एंड योर GSTR3B। और आपको बोला जाएगा या तो आप डिफरेंशियल पे कीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट यूजिंग GRC 03, आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि डिफरेंस क्यों है, विद इन 7 डेज आप बताइए। अगर आपने द रजिस्टर्ड पर्सन शैल मैंडेटरीली पे एंड फर्निश द डिटेल इन पार्ट बी ऑफ GST DRC 01B, और मतलब आप पे कर दीजिए और बता दीजिए गवर्नमेंट को, या फिर रिप्लाई फर्निश कर दीजिए इन पार्ट बी ऑफ DRC 01B विद इन 7 डेज। अगर आपने कर दिया तो वेरी गुड है, नहीं तो अगर आप सेक्शन नंबर 75 पढ़ोगे इन योर डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर, आप उधर देखोगे सेक्शन नंबर 75, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन 12 बोलता है कि डायरेक्ट रिकवरी कर लिया जाएगा। तो यही यहां बोला गया है, वेयर एनी अमाउंट रिमेन्स अनपेड एंड नो एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड और वेयर एक्सप्लेनेशन इज नॉट फाउंड एक्सेप्टेबल द अमाउंट शैल बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 79 के जो मेथड्स है उसको यूज करते हुए आपसे डायरेक्ट रिकवरी कर लिया जाएगा। ठीक है सर, अब सुनिए। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको यहां पे GSTR3B और GSTR1 का डिफरेंस हाईलाइट करके दिया गया है, GSTR1 और GSTR3B का डिफरेंस अगर आपको हाईलाइट करके बताया गया था, तो सर आपको डिफरेंशियल पे करना है या उसका एक एक्सप्लेनेशन फर्निश कर देना है। ठीक है, आपको जो पार्ट ए में डिटेल्स बताए गए थे उसके लिए आप पे कर दीजिए या डिटेल फर्निश कर दीजिए। A registered person to whom intimation has been sent in respect of a tax period shall not be allowed to file GSTR1 और IFF। समझ लीजिए प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस मंथ में GSTR1 GSTR3B का डिफरेंस था और आपको बताया गया था और आपने ये बोल रहे हैं shall not, आपको नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए GSTR1 और IFF अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर ए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड अनलेस ही डिपॉजिट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन। जो डिफरेंशियल बताया गया था वो आप अलॉन्ग विद इंटरेस्ट दे देते हो, या फिर आपने अगर अनलेस यू पे द अमाउंट और फर्निश ए रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द रीजन फॉर एनी अमाउंट अनपेड। तो सर मेरा GSTR1 ब्लॉक कब कब होगा? अगर प्रीवियस मंथ का GSTR3B फाइल नहीं किया तो इस मंथ का GSTR1 ब्लॉक। सर प्रीवियस क्वार्टर का अगर GSTR3B फाइल नहीं किया, नेक्स्ट क्वार्टर का GSTR1 और IFF ब्लॉक। ठीक है सर, अगर प्रीवियस क्वार्टर में या प्रीवियस मंथ में GSTR1 GSTR3B में डिफरेंस था, मुझे एक इंटीमेशन आया है, मैंने अगर उसका पेमेंट नहीं किया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट या फिर मैंने रिप्लाई फर्निश नहीं किया, तो सब्सिक्वेंट पीरियड में GSTR1 और IFF दोनों ही ब्लॉक कर दिए जाएंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 67A बोलता है नील GSTR3B GSTR1 और CMP 08 आप फर्निश कर सकते हो
थ्रू एसएमएस यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सेम शैल बी वेरीफाइड यूजिंग ओटीपी। याद रखिएगा, नील जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, सीएमपी 02 आप फाइल कर, सीएमपी 08, सीएमपी 08 आप फाइल कर सकते हो थ्रू एसएमएस ऑल्सो। उसके बाद सर अगर मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, याद रखिएगा आपको एक लव लेटर आएगा जीएसटीआर 3A में और बोला जाएगा कि 15 दिन में बेटा अपना रिटर्न लगा दो। अगर आपने 15 दिन में रिटर्न नहीं लगाया तो कनेक्ट कर लीजिएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 62। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अब वेरियस अदर रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। सर अगर एक एनआरटीपी है तो उसको जीएसटीआर 5 फाइल करना है विद इन 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, या फिर समझ लीजिए एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के लिए मिला था तो 15 दिन खत्म हो गए तो उसके नेक्स्ट 7 डेज में उसको अपना विद इन 7 डेज आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, और इनको कोई एनुअल रिटर्न वगैरह नहीं लगता, इनका सिर्फ मंथली रिटर्न जीएसटीआर 5 होता है। मंथ खत्म होने के बाद 13 या जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, अगर बिटवीन द मंथ रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। ओआईडीआर जो होते हैं, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उनके लिए जीएसटीआर 5A होता है और उनको फाइल करना है बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है सर, और उनके लिए भी एनुअल रिटर्न नहीं है, एनुअल रिटर्न से उनको एग्जाम कर दिया गया है। सर अगर मैं आईएसडी हूं, जीएसटीआर 6 फर्निश करूंगा बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बट ऑन और बिफोर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और मेरे लिए भी एनुअल रिटर्न नहीं है। टीडीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8 और इनका रिटर्न जीएसटीआर 7 होता है बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 8 जो मंथली स्टेटमेंट, जीएसटीआर 8 को मंथली स्टेटमेंट बोलते हैं, वो बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है। सर टीडीएस डिडक्टर का कोई एनुअल रिटर्न नहीं होता, टीसीएस कलेक्टर का एनुअल स्टेटमेंट होता है और एनुअल स्टेटमेंट है जीएसटीआर 9B। डन सर, पॉइंट क्लियर है। बेटा ये जो लेट फी है यहां पे बोला गया है एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 44, उसके लिए लेट फी होता है 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसके लिए एक अमेंडमेंट आया है। अब सुनिए, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल आपको देखना है, इस साल रिलेटेड एनुअल रिटर्न फाइल करना है, तो अगर आपने लेट वगैरह कर दिया एनुअल रिटर्न फाइल करने में तो लेट फी लगेगा। अब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द करंट ईयर तो सर आपको देना पड़ेगा 25 रुपीज पर डे, जो लेट फी होता है, लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए लेट फी होता है जो होता है 25 रुपीज पर डे। ये अंडर सीजीएसटी है, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी। ठीक है, मैं आपको सीजीएसटी बोल रहा हूं सिर्फ, और सर ये मैक्सिमम होगा, ये जो है ये गलत है, ये 0.02% होगा, 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, गलती हो गई, चलिए यहां पे करेक्शन कीजिएगा, 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ अप टू 20 करोड़ है, मोर देन 5 करोड़ अप टू 20 करोड़ इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 50 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम विल बी 0.02% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, अगर मेरा टर्नओवर, अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़ सर, तो बाबा ग्रेटर देन 20 करोड़ है तो आपके ऊपर लगेगा ये जो है वही रहेगा, कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम हो जाएगा 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डन सर, पॉइंट क्लियर है, प्लीज इसका करेक्शन कर लीजिएगा। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ 25 रुपीज पर डे up to a maximum 0.02% of the turnover in state or union territory. Registered person having turnover more than 5 crore up to 20 crore 50 rupees per day, 0.02% of the turnover in state or union territory. और सर registered person having aggregate turnover greater than 20 crore 100 rupees per day, maximum is 0.25% of the turnover in state or union territory. ये मैंने CGST एक्ट में बोला, सेम अमाउंट पेएबल अंडर द SGST एक्ट भी। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 47 बात करता है अबाउट द लेट फी विद रेस्पेक्ट टू वेरियस रिटर्न। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। अगर लेट फी की बात की जाए, एक है नॉर्मल पर्सन है, यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो दोनों ही जीएसटीआर 1 हो चाहे जीएसटीआर 3B हो, उसके लिए लेट फी बता रहा हूं मैं। अगर नील रिटर्न है, याद रखिएगा, जीएसटीआर 1 हो चाहे जीएसटीआर 3B, 10 रुपीज पर डे, मैक्सिमम इज 250 रुपीज। और ये जो मैं आपको सारा लेट फी बता रहा हूं ये सीजीएसटी एक्ट में है, सेम अमाउंट पेएबल अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो। ठीक है सर, अगर अदर देन नील रिटर्न है, अदर देन नील रिटर्न, याद रखिएगा एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़, तो सर 25 रुपीज पर डे, मैक्सिमम विल बी 1000 रुपीज। अगर एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ अप टू सर
5 करोड़ रुपीज है तो रुपीज 25 पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2500। देखिए मैक्सिमम लेट फी चेंज हो रहा है जब आपका टर्नओवर बढ़ रहा है। अगर टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो याद रखिएगा उस केस में 25 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम। सर मैक्सिमम कितना देखा जाएगा? 5000 रुपीज मैक्सिमम होगा। ये अमाउंट अंडर सीजीएसटी है, सेम अमाउंट अंडर एसजीएसटी। अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर हूं, नील रिटर्न होगा। बेटा याद रखना, नील रिटर्न के लिए यहां पे कॉम्पोजिशन डीलर जीएसटीआर 4 फाइल करता है। नील रिटर्न के लिए 10 रुपीज है, अदर देन नील रिटर्न 25 रुपीज है। ठीक है सर। और नील के केस में मैक्सिमम लेट फीस 250 और अदर्स का केस में मैक्सिमम लेट फी विल बी 1000 रुपीज। उसके बाद एनआरटीपी की बात की जाए, नील हो या अदर हो, सर जीएसटीआर 5 फाइल करना है। नील रिटर्न के लिए पर डे 10 रुपीज लगेगा, मैक्सिमम विल बी 5000 ओनली। अदर देन नील रिटर्न 25 रुपीज पर डे लगेगा, मैक्सिमम विल बी 5000। कोई रिडक्शन यहां पे नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जीएसटीआर 6 फाइल करोगे। यहां पे 10 वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। 25 रुपीज पर डे, चाहे नील हो चाहे अदर देन नील हो, और मैक्सिमम विल बी 5000 रुपीज। कोई रिडक्शन मैक्सिमम लेट फी में नहीं है। उसके बाद टीडीएस डिडक्टर जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे, 25 रुपीज पर डे अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1000 रुपीज टीडीएस डिडक्टर के लिए। टीसीएस कलेक्टर के लिए जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं और उसके लिए जीएसटीआर 8 को रिटर्न नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, मंथली स्टेटमेंट। इसके लिए ₹100 पर डे अप टू ए मैक्सिमम 5000। बेटा याद रखना जो मैंने बोला है ये सारा लेट फी अंडर सीजीएसटी है। सिमिलर लेट फी पेएबल अंडर एसजीएसटी एक्ट ऑल्सो। उसके बाद मैंने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, सुन लीजिए। अच्छे पॉइंट्स है, यहां नीचे लिखे हुए हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 फॉर ए टैक्स पीरियड इफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड हैव नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। मतलब समझ लीजिए, यहां मैं लिख रहा हूं अप्रैल मंथ, यहां मैं लिख रहा हूं मई मंथ। ठीक है, अगर समझ लीजिए अप्रैल मंथ का मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो मई मंथ का जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश ए मंथली रिटर्न, ए रिटर्न वेदर मंथली और क्वार्टरली। मतलब आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर सकते इफ द रिटर्न फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड। मतलब अगर मैं बात करूं अप्रैल और मई का यहां पे, तो सर अगर आपने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया है प्रीवियस मंथ का, तो सर फिर नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी आप फाइल नहीं कर सकते हो। मतलब क्वार्टर का हो चाहे मंथ का हो, यही बोल रहे हैं यहां पे कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश रिटर्न। रिटर्न होता है जीएसटीआर 3 भी। अभी समझ लीजिए, if he has not furnished if a return for previous tax period has not been furnished by him। ठीक है सर, प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया है तो आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड का रिटर्न भी नहीं लगा सकते। उसके बाद आप रिटर्न नहीं लगा सकते if the details of outward supply has not been furnished। मतलब अगर आपने अप्रैल और मई यहां लिखता हूं, ये बोल रहे हैं अगर a registered person shall not be allowed to furnish a return if the details of outward supply GSTR 1 has not been furnished। मतलब अगर आपने अपना GSTR 1 फर्निश नहीं किया है तो आप अपना GSTR 3 भी फर्निश नहीं कर सकते हो। यही यहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर अगर मैं आपको एक कंक्लूजन यहां पे दूं अप्रैल और मई के लिए, तो सर अगर मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो बेटा याद रखना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर सकता। जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया तो जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं कर सकता। ठीक है सर, एक जीएसटीआर 3 भी नहीं लगाया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी नहीं लगा सकता। डन सर। और नेक्स्ट जीएसटीआर 1 नहीं लगता है तो नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी नहीं लगता। सो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 1 भी लगेगा, जीएसटीआर 3 भी लगेगा। अगर जीएसटीआर 3 भी लग गया तो सर नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी लगेगा। नेक्स्ट जीएसटीआर 1 लग गया तो नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी लगेगा। तो बेटा आपको बेसिकली सीरियल ऑर्डर में जाना है, पुराने ड्यूज क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद यहां बोला गया है जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे तो सर आपको जीएसटीआर 1 में इनवॉइस वाइज डिटेल और कंसोलिडेटेड डिटेल देने पड़ते हैं। तो सर इनवॉइस वाइज डिटेल देने हैं जो भी आपने इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई किए हैं रजिस्टर्ड पर्सन को। तो सर जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा तो जीएसटीआर 1 में आपको याद रखना है, आपको देना है अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया हुआ है, जितना भी एक महीना में रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, चाहे आपने इंट्रास्टेट सप्लाई किया चाहे आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया, इसके लिए आपको इनवॉइस वाइज डिटेल सारे फर्निश करने हैं। कोई कंसोलिडेटेड डिटेल फर्निश नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया था इंट्रास्टेट, अगर विद इन द स्टेट सप्लाई किया था, तो उसके लिए कंसोलिडेटेड आप डिटेल्स दे सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल आप दे सकते हो।
डन सर, इसके लिए हम कंसोलिडेटेड डिटेल दे देंगे। देखिए, कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन विद रेस्पेक्ट टू ईच रेट ऑफ टैक्स। कंसोलिडेटेड डिटेल दे दीजिएगा अपने जीएसटीआर 1 में, कंसोलिडेटेड डिटेल, लेकिन सर फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स आपको बताना है कि 12% में मैंने इतना सेल किया अनरजिस्टर्ड पर्सन को, 18% में मैंने इतना सेल किया, विथ रेस्पेक्ट टू ईच रेट ऑफ टैक्स आपको बताना है। उसके बाद अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर रखा है, इंटरस्टेट सप्लाई के केस में याद रखिएगा, इधर भी आप कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकते हो, कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकते हो, लेकिन सर ये स्टेट वाइज होगा, स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल देना है और सर विथ रेस्पेक्ट टू ईच रेट ऑफ टैक्स देना है। बट यहां पे एक पॉइंट का याद रखिएगा, इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। अगर कोई भी आइटम का वैल्यू ऑफ सप्लाई, कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो ग्रेटर देन 2.5 लाख है, एक भी अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई किया था जिसका वैल्यू मोर देन 2.5 लाख था, उसका कंसोलिडेटेड डिटेल नहीं देना, उसका इनवॉइस वाइज डिटेल देना है। यही यहां पे लिखा हुआ है, इनवॉइस वाइज डिटेल विथ रेस्पेक्ट टू ऑल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड इंटरस्टेट सप्लाई विथ इनवॉइस वैल्यू ग्रेटर देन 2.5 लाख इफ मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसके लिए भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल ही देने हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड डिटेल दे देना अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स एंड स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू with invoices up to 2.5 lakh made to unregistered person for each rate of tax. Done sir, point clear है। उसके बाद B2C और B2B supply या B2C supplies, only details of the invoices are required to be provided in the return. There is no requirement to upload the scanned copy of the invoices on the GST portal at the time of filing invoice. Sir, at the time of filing return आपको invoice का detail देना होता है, invoice का copy upload नहीं करना पड़ता है, बस यही बोल रहे हैं। सर एक बात याद रखिएगा, आपको अपना जीएसटीआर 1 हमेशा टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद ही फाइल करना है। मंथ खत्म हो गया या क्वार्टर खत्म हो गया, उसी के बाद आपको अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना है। लेकिन इसमें भी दो एक्सेप्शन है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, बीच मंथ में ही आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया, तो बेटा उस केस में आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस आप जीएसटीआर 1 अभी भी मंथ खत्म नहीं हुआ है फिर भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो, या फिर अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उस केस में भी आप जीएसटीआर 1 इन बिटवीन द मंथ ही फाइल कर सकते हो। आपको मंथ खत्म होने का वेट नहीं करना है। उसके बाद जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करना पड़ता है, इवन इफ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो या फिर आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं किया है, मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, आपको हर एक टैक्स पीरियड के लिए अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है, चाहे वो नील क्यों ना हो। उसके बाद सर अगर मेरा जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 में मैंने कोई मिस्टेक डिस्कवर कर लिया, तो जिस महीना मिस्टेक डिस्कवर करो उसके अमेंडमेंट टेबल में जाके आप उसके पुराने मिस्टेक को कवर अप कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। रिवाइज करना रिटर्न जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 को पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जिस मंथ कोई मिस्टेक डिस्कवर करो उस मंथ में पुराने मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए आप अमेंडमेंट कर सकते हो अमेंडमेंट टेबल में। सर पुराने मिस्टेक्स को कवर करने के लिए या करेक्ट करने के लिए लास्ट डेट क्या होता है बेटा, यही लिखा है यहाँ पे 30th डे ऑफ नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यही बोला है, एनी एरर डिस्कवर्ड इन जीएसटीआर 1 और 3B आफ्टर द फाइलिंग कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। देयर इज नो मैकेनिज्म टू रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन उसको नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट टेबल में जाके आप अमेंड कर सकते हो। हाउएवर द एरर कैन बी रेक्टिफाइड, देखिए एनी एरर डिस्कवर्ड आफ्टर फाइलिंग कैन नॉट बी रिवाइज लिखिएगा इधर, ठीक है। ये वर्ड रिवाइज ज्यादा अच्छा लगेगा, कैन नॉट बी रिवाइज्ड, देयर इज नो मैकेनिज्म टू गो एंड फाइल रिवाइज रिटर्न, ठीक है। हाउएवर the error can be rectified by furnishing appropriate detail in the amendment table in GSTR 1 3B. Also, no rectification of detail furnished in GSTR 1 or 3B is allowed after 30th day of November of the next financial year of, मतलब ये ईयर खत्म हो गया उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तब तक 30th नवंबर, और डेट ऑफ फाइलिंग रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद जीएसटी प्रैक्टिशनर आता है। बेटा जीएसटी प्रैक्टिशनर में ना मैं आपको बोल देता हूं, आप ये एलिजिबिलिटी पढ़ के चले जाना जीएसटी प्रैक्टिशनर में कि कौन कौन एलिजिबल होता है। 4 बेसिक क्राइटेरियाज है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, नॉट एडजक्ट एज इंसॉल्वेंट एंड आपको नॉट कन्विक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा, 4 बेसिक क्राइटेरिया, और यू शुड सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस बेस्ड क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यू शुड बी रिटायर्ड टैक्स ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जहां आपने गैजेटेड बी ऑफ एनी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सीबीआईसी, जहां पे आप एज गैजेटेड बी
ऑफिसर मोर देन 2, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर मोर देन 2 इयर्स काम कर रहे थे, या फिर आपने सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की तरह पुराने लॉ में एनरोल कर रखा था फॉर मोर देन 5 ईयर। और सर या फिर आपने, अगर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या degree equivalent in commerce, law, banking, business administration, business management from any Indian university, degree examination of any foreign university which is recognized as degree equivalent in India, any other examination notified by the government on the recommendation of council, या फिर आपने CA, CS, CMA का फाइनल एग्जामिनेशन पास किया है, तो बिकॉज ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पहला ये बेसिक क्वालिफिकेशन एंड ABC से, तीनों से आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हो। सर जीएसटी प्रैक्टिशनर का फंक्शन क्या होता है? बेटा लिख ले, जीएसटी प्रैक्टिशनर का फंक्शन होता है, जीएसटी प्रैक्टिशनर रिजेक्ट्स, REJECTS, मैंने रिजेक्ट्स यहां पे लिख रखा है। आर मतलब हो गया सर, देखिए आप रिटर्न फर्निश कर सकते हो, सर फर्निशिंग मंथली एनुअल फाइनल रिटर्न, रिटर्न फर्निश कर सकते हो। आर मतलब हो गया रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हो, रिटर्न हो गया, आर हो गया रिफंड क्लेम, ठीक है। ई फॉर हो गया ई वे बिल का डिटेल आप फर्निश कर सकते हो, ई फॉर ई वे बिल का डिटेल फर्निश कर सकते हो। जे फॉर जॉब वर्क का डिटेल जीएसटी आईटीसी 04 में आप फर्निश कर सकते हो। अगेन ई फॉर REJE, रिजेक्ट्स का ई हो गया एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का अमेंडमेंट या कैंसिलेशन कर सकते हो, जो एप्लीकेशन होता है फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट वो कर सकते हो। उसके बाद सी हो गया कॉम्पोजिशन में, सी फॉर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का जो CMP 02 एंड 04 होता है वो इंटीमेशन आप फाइल कर सकते हो। टी फॉर हो गया टैक्स डिपॉजिट, टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो इन द ई कैश लेजर। दैट्स इट एवरीवन। रिजेक्ट्स में आर हो गया रिटर्न, आर हो गया रिफंड, आर हो गया रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन एंड अमेंडमेंट, ठीक है। तो सर आर हो गया रिटर्न, आर हो गया रिफंड, आर हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट या कैंसिलेशन का एप्लीकेशन। ई हो गया ई वे बिल रिलेटेड, जो आपको डिटेल्स होते हैं ई वे बिल का जनरेट करने के लिए डिटेल्स आप फर्निश कर सकते हो। जे हो गया जॉब वर्क के लिए जो जीएसटी आईटीसी 04 होता है उसका डिटेल आप फर्निश कर सकते हो। ई हो गया एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का कैंसिलेशन या अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। सी हो गया कंपोजिशन, बाबा कंपोजिशन का जो CMP 02 और CMP 04 होता है वो फाइल कर सकते हो। टी फॉर टैक्स डिपॉजिट, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर में आप कर सकते हो। एंड एस फॉर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो ये GSTR 1 होता है वो भी आप फर्निश कर सकते हो अगर आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हो। बस यही डिटेल्स यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है। बस बाबा बस क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ रिटर्न। रिटर्न एक C ग्रेडेड चैप्टर है। एग्जाम का क्वेश्चन ये C ग्रेडेड 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये A ग्रेडेड है, 1 मार्क 2 मार्क का MCQ पूछ लेंगे, ध्यान रखिएगा। QRMP स्कीम भी अच्छा है, B ग्रेडेड बोल सकते हो। C ग्रेडेड चैप्टर का B ग्रेडेड क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये जो एरिया है यहां से ये कब कब आपको GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। ये लेट फी वगैरह के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, ये लेट फी में अमेंडमेंट है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले। बाकी इस ये यहाँ पे लेट फी है इसका आप ध्यान रखिएगा, कॉर्नर वाले लेट फी का। बस बाबा बस क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ रिटर्न। C ग्रेडेड चैप्टर 2 से 5 मार्क इज समथिंग मैक्सिमम दैट कैन बी आस्क्ड। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ रिटर्न्स।